हेलो स्टूडेंट, मैं आप सभी के साथ धर्मेंद्र डेस इंग्लिश नॉलेज यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसओबी। एसओबी होती क्या है, एसओबी किसे कहते हैं और एसओबी का यूज कहां होता है, इन सभी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पर लिख लिए हैं एसओबी, और एसओबी का फुल फॉर्म क्या होता है पहले हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए, यस से आपका होता है सब्जेक्ट, और आपका ओ से होता है ऑब्जेक्ट, और वी से होता है आपका वर्ब। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, और मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज कहाँ होगा। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का यूज कहाँ करते हैं और ये हमको कहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। आप वीडियो के साथ बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, और किसी भी वाक्य में कैसे सब्जेक्ट पहचाने। तो पहले हम बात करेंगे क्या, सब्जेक्ट। अब देखिए, सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। ठीक, सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल से बताऊं, वह घर जाता है, ये आपका सेंटेंस है। अब देखिए, इस सेंटेंस में अगर मैं आपसे पूछूं कि सब्जेक्ट क्या है, तो आप क्या बताओगे, वह। ये वह आपका क्या है, सब्जेक्ट है। और मैं आपसे यहीं से पूछूं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, मतलब कहाँ जा रहा है, तो ये सब क्या होगा, पूरा सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है। और हम ये भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट इस वाक्य का क्या है, प्रधान है। क्लियर है। और यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है ये स्वयं अपने बारे में बता रहा है कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ से डिफिनेशन निकल के आती है, आपको समझना है, रटना नहीं है। यहाँ से डिफिनेशन निकल के आती है कि जब किसी सेंटेंस में जो स्वयं अपने बारे में बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो चलिए, यही डिफिनेशन हम क्या करते हैं, इंग्लिश में लिख लेते हैं, और आप सब बुक पढ़ोगे तो आपको अलग अलग प्रकार की डिफिनेशन मिलेगी। मैं आपको बहुत ही इजी डिफिनेशन लिखाऊंगा, अगर एक बार आप समझ लेते हो तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो चलिए, हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिफिनेशन लिख लेते हैं। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में हम लिख लिए डिफिनेशन। तो जो अभी मैं आपको बताया हूँ वही डिफिनेशन इंग्लिश में। व्हेन इन अ सेंटेंस it describes it self, ये आपकी डिफिनेशन हो गई। कहने का मतलब है, व्हेन इन अ सेंटेंस इट डिस्क्राइब्स इटसेल्फ, जब किसी सेंटेंस में जो स्वयं अपने बारे में बताता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट की डिफिनेशन क्या होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जैसे एक टाइम के लिए आप भूल जाइए कि आपको सब्जेक्ट पहचानने नहीं आता। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे सब्जेक्ट, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट कैसे पहचाने। अब इसके बारे में हम बात करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, जैसे हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिख लेते हैं, रोहन गाना गाता है। ठीक है, ये सेंटेंस है। अब आप अपने दिमाग में सोचो कि यहाँ पर हम कौन सा एक वर्ड यूज करके, मतलब इसमें प्रश्न करें कि जिससे प्रश्न करने पर हमको क्या मिले, सब्जेक्ट मिले। क्या मिले, सब्जेक्ट मिले। तो वो देखिए कौन सा वर्ड है, वो वर्ड है आपका हु। ठीक, जिसको हिंदी में कहते हैं कौन। ठीक, आपको चाहे जितना बड़ा सेंटेंस मिल जाए, बस आपको क्या करना है, यही कौन शब्द,
इस वाक्य में लगा के आप प्रश्न करिए, आपको क्या मिलेगा? सब्जेक्ट मिलेगा। अब देखिए कैसे करना है आपको प्रश्न, इस प्रकार से, कौन गाना गाता है। इसमें देखिए हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, और ये आपका रियल सेंटेंस है। कौन गाना गाता है, और इसके बाद ये है रोहन गाना गाता है। जैसे आप इस सेंटेंस से आप इस सेंटेंस में प्रश्न करोगे कौन गाना गाता है, तुरंत आपको रोहन मिलेगा, और यही रोहन आपको क्या बता रहा है? सब्जेक्ट बता रहा है। क्लियर है? तो ऐसे हम क्या करते हैं, किसी भी वाक्य में कौन शब्द लगा के प्रश्न करते हैं और हमको क्या मिलता है? सब्जेक्ट मिलता है। यहां तक आप सबको क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में, बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट होता क्या है और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं किसी भी वाक्य में। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट को किसी भी वाक्य में कैसे पहचाने। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म। अब ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जैसे यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख लेता हूँ, मैं उसे पढ़ाता हूँ। मैं उसे पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये सेंटेंस है। और एक दूसरा सेंटेंस है, सीता खाना पकाती है। दो सेंटेंस है। अब इन दोनों सेंटेंस में हम क्या पहचानेंगे और किसके बारे में बात करेंगे? ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। अब देखिए ऑब्जेक्ट होता क्या है, पहले ध्यान से समझिएगा। ऑब्जेक्ट होता क्या है, अभी मैं आपको सब्जेक्ट की डिफिनेशन बताया हूं। ऑब्जेक्ट क्या करता है? सब्जेक्ट के बारे में बताता है। जब किसी वाक्य में जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। चलिए इंग्लिश में डिफिनेशन लिख लेते हैं। यहाँ पर आपका ए ऑब्जेक्ट है, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, तो दोनों आपका क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, ये दोनों। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? डिफिनेशन लिख लेते हैं। जितनी भी मैं डिफिनेशन बता रहा हूँ मैं अपने से बनाया हूँ कि जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बुक में डिफरेंट प्रकार की आपको ऑब्जेक्ट की डिफिनेशन मिलेगी। ठीक है, तो देखिए, व्हेन इन अ सेंटेंस that describes the subject. When in a sentence that describes the subject is called object. कहने का मतलब है जब किसी वाक्य में जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं किसी भी वाक्य में अब हम आगे बात करेंगे किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने। जैसे आपका यही सेंटेंस है, ठीक है, यही दोनों सेंटेंस है और आपको मैं ऑब्जेक्ट पहले ऑलरेडी ही बता दिया हूं। अब एक समय के लिए आप भूल जाओ कि मुझको पता नहीं है कि इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है। इस वाक्य में मतलब इन दोनों वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है और मैं इसको कैसे पहचानूंगा। देखिए ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए आपको कौन से वर्ड का यूज करके प्रश्न करना है, जैसे मैं आपको अभी पीछे सब्जेक्ट में बताया हूं। तो देखिए इसमें दो वर्ड, पहला आपका हो जाएगा एक क्या, किसे या किसको। ठीक है,
अब ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये सब सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेंगे कि कहाँ पर कैसे प्रश्न करना है। जैसे अब इसमें से आपको इन दोनों सेंटेंस में यूज करना है कि इस वर्ड का यूज करें पहले में कि इसका यूज करें पहले सेंटेंस में। तो देखिए, आपको ये भी ध्यान देना है कि जब आप प्रश्न करोगे तो उस सेंटेंस का क्लियर अर्थ आना चाहिए। ठीक, अब जैसे हमको इसमें करना है तो हम कैसे प्रश्न करेंगे, जैसे मैं आपको पीछे बताया था कि मैं किसे पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं क्या किया, इस सेंटेंस में प्रश्न किया। किस लिए किया? ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए कि मैं किसे पढ़ाता हूँ। तो जैसे आप सेंटेंस करोगे कि मैं किसे पढ़ाता हूँ, उसके बाद आप इस सेंटेंस को, रियल वाले सेंटेंस को पढ़ो, मैं उसे पढ़ाता हूँ। मैं किसे पढ़ाता हूँ? मैं उसे पढ़ाता हूँ। ये आपका उसे क्या बता रहा है? ऑब्जेक्ट बता रहा है। क्लियर हो गया कि आप ऐसे करोगे, मतलब जब आपको इस प्रकार से सेंटेंस मिलेगा तो आपको किसे या किसको, जैसा सेंटेंस रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, चाहे आप किसे लगाओ चाहे आप किसको लगाओ, वो आपको क्या बताएगा? ऑब्जेक्ट बताएगा। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद हम इस सेंटेंस में प्रश्न करते हैं। अब देखिए, जब हम इस सेंटेंस में प्रश्न करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा? अब आपको यहाँ पर किसे नहीं यूज करना, देखिए क्या यूज करना है। सीता क्या पकाती है। सीता क्या पकाती है। अब इस वाक्य में आपको क्या करना है? प्रश्न करना है। किस लिए करना है? ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए। तो हमने क्या किया, इस वाक्य में प्रश्न किया और ऑब्जेक्ट पाने के लिए तो जैसे हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, सीता क्या पकाती है, इसके बाद आप तुरंत ये वाला सेंटेंस पढ़िए, सीता खाना पकाती है। सीता क्या पकाती है? खाना पकाती है। सीता क्या पकाती है? खाना पकाती है। यही आपका खाना क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चाहे जितना बड़ा सेंटेंस आपको मिले, ऐसे आप क्या कर सकते हो, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, चाहे किसे लगाओ या क्या लगा के आप क्या करो, उस सेंटेंस में प्रश्न करो, आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। समझ में आ गया यहाँ तक कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डिफिनेशन क्या होती है, और किसी भी वाक्य में हम कैसे प्रश्न करते हैं और कैसे हमको ऑब्जेक्ट मिलता है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट आपका वर्ब। ठीक है, वर्ब क्या होता है। देखिए, जब तक अगर आपको वर्ब नहीं आएगी, यहाँ पर आपका ये देखिए, ये सब क्या है? वर्ब हैं। ठीक, अगर आपको वर्ब पता ही नहीं रहेगी उसकी इंग्लिश क्या होती है, वर्ब किसे कहते हैं, तो आप ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं वर्ब के बारे में। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब आपका तीसरा और लास्ट वर्ब। वर्ब क्या होती है? वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। अगर मैं आपसे कहूँ दो चीज़ आपको पता है तो बताओ तीसरी चीज़ ऑटोमेटिक निकल जाएगी कि नहीं। जैसे मैं एक इक्वेशन बनाऊँ, आप लोग मैथ में पढ़ते होंगे, मैं कहूँ यस प्लस ओ प्लस बी प्लस, यहाँ पर कोई इक्वेशन मैं जैसे यहाँ पर लिख दूँ 0, ये आपका इक्वेशन है। अब मैं कह रहा हूँ कि इसमें आपको 2 का मान दिया गया है, इसका मान 5 दिया गया है और इसका मान 10 दिया गया है। ठीक, अब b का मान बताओ, तो बताओ आप b का मान नहीं निकाल सकते हो। अब मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, अगर 3 चीज़ आपको दी गई है, उसमें से 2 चीज़ आपको पता है तो तीसरी चीज़ ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ सब्जेक्ट का मान हम रखें 5 और ऑब्जेक्ट का मान रखें 10 और प्लस v और यहाँ पर ये आपका 0। अब ये दोनों ऐड करोगे तो हो जाएगा 15, ये आपका ऐसे। अब यहाँ पर देखिए, आपका एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को एक तरफ और वेरिएबल को एक तरफ, v अब यहाँ प्लस कर रहा था, इधर क्या करेगा? माइनस। तो ये आपका पता चल गया क्या? b का मान। तो यहाँ से हम आपको क्या बताना चाहते थे कि अगर 3 चीज़ आपको दिया गया, 3 चीज़ मतलब कोई भी इक्वेशन है उसमें 3 चीज़ दी गई है और आपको प्रश्न में कहता है कि 2 चीज़ दिया गया है और तीसरी चीज़ आप बताओ, तो आप ऐसे बता सकते हो। और ठीक उसी प्रकार से अगर आपको किसी भी वाक्य में
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आता ही है, दो चीज़ आपको पता है तो तीसरी चीज़ आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए हम वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं, तो वर्ब की डिफिनेशन क्या होती है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, वर्ब इज द वर्ड विच डिनोट एक्शन। वर्ब क्या है? वर्ब एक शब्द है जो एक्शन को डिनोट करता है, ठीक है। वर्ब इज द वर्ड विच डिनोट एक्शन, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, डिफिनेशन लिख लेते हैं। ए वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एक्शन। ये आपकी हो गई डिफिनेशन, किसकी? वर्ब की, ठीक है। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपका हो गया गो, रीड, वॉक, ऑपरेट, ETC। क्लियर है? अब देखिए आपको, अब आप यही पूछो कि सर वर्ब कैसे पहचाने, वर्ब कैसे पहचाने? तो मैं तो अभी आपको बताया कि दो चीज़, आप अगर तीन चीज़ आपको दी जा रही है उसमें से दो चीज़ आपको पता है तो तीसरी चीज़ ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगी, ठीक। बट मैं आपको जो चीज़ यहाँ बताने वाला हूँ मैं कुछ बता देता हूँ, ठीक है। बट याद रहे मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप कभी भी भूल जाते हो तो उसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। और इसमें कोई पहचान वहचान होती नहीं है, ठीक है। बस मैं आपको केवल समझने के लिए बता रहा हूँ और कहीं पर ऐसा बुक में लिखा उखा नहीं है, क्लियर है। तो बस मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, वो आपको हमेशा काम आएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ और आपको डिफिनेशन समझ में आ गई होगी, तो हम क्या करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ वर्ब लिख लेते हैं। जैसे आपका हो गया गो, ध्यान से समझिएगा, केवल मैं आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। गो मीन्स क्या होता है? जाना। रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना। ईट मीन्स खाना। और आपका हो जाएगा वीप मीन्स रोना। यहाँ पर हम देखिए कुछ वर्ब लिख लिए हैं। अब इसी वर्ब से आपको क्या करना है, वर्ब की पहचान आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लास्ट में ये जितनी वर्ब मैं लिखा हूँ सभी वर्ब के अंत में क्या आया है? ना। ये ध्यान दीजिएगा, क्लियर है। आप कोई भी वर्ब ले लीजिए, आप कोई भी वर्ब ले लीजिए, सभी वर्ब के अंत में आपको ना मिलेगा, सभी वर्ब के अंत में ना मिलेगा। तो आप यहां से पहचान सकते हो कि जिस वर्ड मतलब जिस शब्द के अंत में ना आ जाए तो वो क्या होता है? वर्ब होता है। बट लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके अंत में ना तो आता है लेकिन वे वर्ब नहीं होते हैं, वर्ब नहीं होते हैं। एक बार और पढ़ लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके अंत में ना तो आता है, ये आपका ना तो आता है लेकिन वे वर्ब नहीं होते हैं। जैसे नेम, ठीक, आपका नेम, जैसे छेना, बेना, ठीक है। और क्या हो जाएगा? छेना, बेना, नाना, नानी, ठीक है।
और क्या हो जाएगा। तो आपको बस इतना याद रखना है, कुछ ऐसे नेम हैं जिसके अंत में ना आ जाए तो वो क्या होते हैं, वो वर्ब नहीं होते हैं। और कैसे, देखो ये छेना है, जब इसमें आप कैसे पहचानोगे वो भी मैं बता दे रहा हूँ। मतलब कैसे तुमको पता चलेगा कि ये छेना के तो अंत में ना आ गया। और सर बताए थे कि जिस शब्द के अंत में ना आ जाए वो क्या होता है, वर्ब होता है। अब यही है, अब इसको यूज आप सेंटेंस बनाओ। सेंटेंस बनाओ, अगर ये वर्ब का काम करता है तो आपका वर्ब हो जाएगा, अदरवाइज अगर ये वर्ब का काम नहीं करेगा तो आपका ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जैसे वह छेना खाता है, ये सेंटेंस है। अब देख लो ये आपका क्या हो गया, इसमें आप कौन से प्रश्न करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा। और इसमें जब आप क्या से प्रश्न करोगे तो आपको ये क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। और ये आपका क्या है, ये वर्ब है आपका। समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये कुछ लोग को कन्फ्यूजन होती है कि ये ता क्यों आया है। तो अब सुन लो, जब सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है तो यहाँ पर ये ना छिप जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ता आ जाएगा। जब मैं आपको टेंस बताऊंगा तो इस ता की भी कहानी बताऊंगा, तो आपको समझ में आ गया होगा। जिस शब्द के अंत में ना आए वो वर्ब होगा, बट कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके अंत में ना तो होता है लेकिन वो वर्ब नहीं होती है। जैसे आपका हो गया छेना बेना, ठीक है, ये सब। और किसी का नाम आ जाए तो ये सब क्या होते हैं, ये वर्ब नहीं होते हैं। अगर आपको कभी कन्फ्यूजन हो तो आप इस प्रकार से प्रश्न कर लीजिएगा, उस पर सेंटेंस बना लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये आपका वर्ब है कि नहीं है। तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि वर्ब क्या होती है, वर्ब कैसे पहचानते हैं, ठीक है, और वर्ब की डिफिनेशन क्या होती है, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मैं आपको बताया था कि एसओवी का यूज कहाँ होता है। एसओवी का यूज होता है टेंस में। अगर आपको एसओवी नहीं आएगा तो आप कोई भी सेंटेंस नहीं बना पाओगे इंग्लिश में, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम सब क्या पढ़े हैं कि एसओवी होता क्या है, मतलब एसओवी क्या होती है, एसओवी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आज हम क्या किए, पूरा एसओवी के बारे में अच्छे से पढ़ लिए हैं और आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टूडेंट, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टेंस के बारे में बताऊंगा। टेंस होता क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 1 बाय 1 करके सभी टेंस के प्रकार के पार्ट के बारे में बात करेंगे, कैसे सेंटेंस बनाया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।